ब्रेक के बाद आपका स्वागत है नजरिया कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं प्रहलाद पटेल जी। उनसे हम जान रहे हैं उनका नजरिया। प्रहलाद जी, अब कुछ राष्ट्रीय मुद्दों पर बात कर लेते हैं, क्योंकि आप संसद में हैं। तो जिस तरह से मोदी जी के आने के बाद विकास की एक मुहिम बनी है, क्या लग रहा है साल भर पूरे होने के बाद ये मुहिम अभी भी जारी है, या लोगों में थोड़ी बहुत ये जिज्ञासा है कि हो क्या रहा है, क्योंकि सामने मोटे तौर पे कुछ नहीं दिख रहा हम लोगों को? नहीं, मुझे लगता है कि इस देश में चर्चा की जो आदत है वो निश्चित रूप से सराहनीय है, मीडिया पर हो, आम आदमी में। लेकिन मैं सबसे अहम बात करता हूँ कि पहला सत्र इस देश का, इस नई सरकार का जब शुरू हुआ, पूरे देश में जो विकास रुक गया था वन पर्यावरण कानूनों के प्रतिबंध के कारण, इस सरकार ने बिना चर्चा के और पूरे के पूरे देश में बॉर्डर एरिया में 10 किलोमीटर सेना को अधिकार दे दिया कि आपको दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं। सारे के सारे जितने 182 प्रोजेक्ट थे उनको क्लियरेंस दे दी। इसकी चर्चा इस देश में नहीं हुई, न जनमानस में हुई, न मीडिया में हुई। इतना बड़ा काम होने के बावजूद भी इसकी चर्चा नहीं हुई। मैं आरोप नहीं लगा रहा, चर्चा है, जब मैं उसका स्वागत कर रहा हूँ, लेकिन इन मुद्दों में नहीं। क्यों? क्योंकि लोगों ने को उन तक पहुँची नहीं ये बात। हमने इतना बड़ा काम कर दिया लेकिन उनको पता नहीं चला। दूसरी बात आती है कि जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग थे, या उसमें खासकर गोल्डन फोरम जो अटल जी का बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था, जो 2009 में पूरा होना था, 2014 तक नहीं हो सका। ये बात मैं हमेशा से जिम्मेदारी से कहता रहा। मैं इसमें यूपीए की सरकार को अपराधी मानता हूँ, लेकिन उसमें कुल अगर अपन एक ही देखें, चूंकि आप मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, अगर हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएं तो 2 ही बड़े ब्लॉक हैं जो रुके हुए हैं। एक पेंच जो कमलनाथ जी के कारण रुका हुआ है, और उसके आगे थोड़ा सा लखनऊ, और एक झांसी में ओवरब्रिज है। इस अगर वो बन जाएं तो कन्याकुमारी से कश्मीर जाने में किसी को कोई व्यवधान नहीं है। लेकिन साहब नहीं हो सका, लेकिन वो अब क्लियरेंस हुआ है। ये काम मेरे क्षेत्र का हूँ, मैं सिवनी का सांसद भी रहा हूँ, मुझे लगता है इसकी चर्चा नहीं हुई। अभी मैं एक देश शुरुआत की बात कर रहा हूँ, एक अभी इसी सप्ताह की बात कर रहा हूँ कि अगर हम जीएसटी की बात करें तो इतना बड़ा आर्थिक क्रांतिकारी कदम, और उसके बाद कांग्रेस कंफ्यूज रही, वो खुद लेकर आई है जस की तस वैसे ही होने के बावजूद भी। अब उसको लगता है कि वो एक ऐसे कैटलिस्ट की भूमिका में आ गई है जो गति धीमी करने वाला कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट, मैं साइंस के स्टूडेंट हूँ, अगर उत्प्रेरक गति बढ़ाने वाला भी होता है, घटाने वाला भी होता है। ये उत्प्रेरक वो है जो गति घटाने का काम कर रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश वाला फैसला, ये तो ऐतिहासिक, सामरिक दृष्टि से और कूटनीतिक दृष्टि से इससे बड़ा राजनीतिक फैसला नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि जमीन की अदला बदली का मामला, तो ये क्या है, इसको अगर थोड़ा सा समझा दें कि ये क्या है अदला बदली? क्या है कि कुछ डॉट्स थे जी, जमीन के भूखंड, वहां पर भी था, इनक्लेव्स थे, हमारे यहाँ भी थे। इवन वो झारखंड के बॉर्डर मतलब बिहार की बॉर्डर तक भी छोटे छोटे थे। बॉर्डर पर भी उस कारण से कि अगर बांग्लादेशी को भी भारत में, बांग्लादेश की वहाँ तक जाना है तो भारत की सीमा से जाना है। उस चक्कर में हमारी फेंसिंग भी नहीं हो पा रही थी। जो फेंसिंग रुकी हुई थी वो इसी विवाद के कारण रुकी हुई थी। दूसरा कि हमारे लोगों की इनक्लेव उनके भीतर थे और उनके हमारे भीतर थे। तो ये दोनों चीज़ों पर 49 के बाद से आज तक सारी कोशिशें चलती रही। मुजीब उसमें बलिदान हो गए, मुजीब चाहते थे कि ऐसा हो जाए। उसके बाद में अभी जो वर्तमान में राष्ट्रपति वो भी चाहती थी, लेकिन कोई पॉलिटिकल विल नहीं थी। इवन पिछले समय एक चर्चा आई थी कि जब मनमोहन सिंह जी आखिरी बार जब विदेश में गए थे तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से मिलने से मना कर दिया था। आप फैसले तो लेते नहीं हैं, लेकिन इन बातों को सार्वजनिक रूप से मुझे लगता है कि कई बार चर्चा नहीं होनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति इसके लिए ज़रूरी होती है कि हम अपने पड़ोसी के साथ में विवाद कैसे ख़त्म करें। और वो दूसरी तरफ आलूवालिया जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया है। अगर हम सिलीगुड़ी जाना चाहते हैं तो अभी तो हम 100 रुपये किलोमीटर जाते हैं, वो अगर हो जाएगा सीधे में तो 26 किलोमीटर यूँ चले जाएंगे हम। ऐसे बहुत सारी जगह है नॉर्थ ईस्ट जाने का, रेलवे ट्रैक, रोड, वो जिसके लिए वो तैयार है। अगर हम सीधे जाएंगे और हमें उसमें से निकलना पड़ेगा, तो जो एक सकरा गलियारा था हमारा नॉर्थ ईस्ट, इस कारण से कटा महसूस करता था, हम उसमें कितनी बचत करेंगे, दूरी की बचत करेंगे, समय की बचत करेंगे, ट्रैक हमको मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि समझौता जब हम करते हैं तो हमें निर्णय करना चाहिए। और मैं हमेशा ये मानता रहा हूँ कि सरकार में बैठा व्यक्ति नैतिक रूप से इतना सामर्थ्यवान हो कि उसको फैसला करे, वो ऑन करे। अगर हमने गलती हम करेंगे तो जनता हमको सबक सिखाएगी। तो मुझे लगता है ये सबसे अहम सवाल है जिस पर बड़े फैसला किया, और जिसको मैं सरकार को बधाई दूंगा, और खासकर प्रधानमंत्री जी को। पड़ोसी देशों की बात हो रही है तो अभी मीडिया पे तो आप टिप्पणी कर सकते हैं, कांग्रेस पे भले ही ना करें क्योंकि विपक्ष है। जिस तरह से नेपाल में शुरुआती दौर में राहत कार्य शुरू हुआ, मदद पहुंचाई भारत ने, तारीफ ही, उसके बाद क्या हुआ? अचानक गो बैक इंडिया ऐसा क्यों हुआ पड़ोसी देश में?
नहीं, मुझे लगता है कि देखिए घटनाएं वहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी पहले दिन ही विरोध करने का सामना करना पड़ा। तो ये कोई बात, देखिए कुछ ग्रुप तो काम करते हैं। शुरू में जब आफत आई थी तब कोई नहीं बोला। जम्मू कश्मीर में जब फ्लड आया, जो इस सरकार ने किया है वो इतिहास रच दिया। बाद में वहाँ पर भी हुआ, पथराव हुआ, और सेना ने पहली बार अपने स्वभाव के खिलाफ पथराव के बावजूद भी फायरिंग नहीं की, क्योंकि हमको मिशन कंप्लीट करना था। यहाँ पर भी वही स्थिति है। देखिए जहाँ पर माओसिस्ट काम करते हों, जहाँ पर खासकर इस्लाम से जुड़े हुए आतंकवादी संगठन काम करते हों, हम अपना सिर काट कर भी रख देंगे, उसके बाद भी उनको आखिरी में हमारा विरोध करना है। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए, खासकर वामपंथी उग्रवादी और दूसरा जो भी मुस्लिम टेररिस्ट है। ये दो ऐसी जमातें हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी का नेता अपना सिर काट के भी समर्पित कर दे किसी परोपकारी काम के लिए, तो भी इनको आखिरी में हमारी आलोचना करनी है या हमारे खिलाफ वातावरण बनाना है। ये बात आप तय मान कर चलिए। इस राजनीतिक सच्चाई को समझने की ज़रूरत है, हमको भी और दुनिया को भी। नहीं, माओवादियों की चर्चा अगर हो रही है तो क्या छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से सरकार टैकल कर रही है, क्या और सख्ती की जरूरत है? देखिए, क्योंकि आप पर कभी आप ये अपेक्षा मत करिए कि हाँ और ना में जवाब होंगे। मैं नक्सलवाद के खिलाफ ज़िंदगी भर लड़ता रहा हूँ, भविष्य में जब तक जीऊँगा लड़ूंगा। क्या होता है कि जब आप एक तरफ गुरिल्ला युद्ध की बात करते हैं, देश के भीतर वो संभव नहीं है, और इसलिए हम कैजुअल्टी का कई बार शिकार होते हैं। बात आती है कि हमारी सूचनाएं कितनी सफल होती हैं। ये सूचना का युद्ध ज़्यादा है, शस्त्रों का युद्ध कम है, क्योंकि जो क्षेत्र है वो वास्तव में बहुत सघन और दुर्गम ऐसा क्षेत्र है जिसकी भौगोलिक परिस्थितियों को हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, कई बार मैं ऐसा मानता हूं, जब मैं पंजाब के आतंकवाद के लिए गया था तभी माना जाता था कि बॉर्डर पर बीएसएफ ब्लॉकिंग कर सकती है लेकिन सीआरपीएफ नहीं कर सकती। वो लड़ाकू हमारा पैरामिलिट्री फोर्स है, लेकिन ब्लॉकिंग नहीं कर सकता। लगभग कमोबेश जहाँ पर वारदात हो रही है बस्तर में, वह ऐसा क्षेत्र है जो नक्शा जिसका हिंदुस्तान के पास नहीं है। हम कहें कि वहाँ पर हम एयर ड्रॉप करके वो कर देंगे, तो कर रहा है, सेना कर रही है, लेकिन हम सिर्फ सैनिक अपने पैरामिलिट्री फोर्स के लोगों को उतारते हैं और उनको लेकर आते हैं। हम हवाई हमले नहीं कर सकते अपने देश के भीतर, क्योंकि हम ये नहीं करना चाहते कि जैसे बाकी देश करते हैं कि जो मर्जी आए करते रहो। हम लोकतांत्रिक देश है, हमारे देश में हमारे भीतर ही हम मिसाइल और बमों से हमला करके वो नष्ट करना चाहते हैं, हमको कितने 24-12 घंटे भी नहीं लगेंगे। नहीं, आप चूंकि कह रहे हैं कि हम उनके लिए कुछ भी कर लें, चाहे सिर काट के भी रख दें तो खुश नहीं होंगे, वो विरोध करेंगे ही करेंगे, तो आखिर उनसे निपटने का रास्ता क्या? क्या यूं ही मारे जाते रहेंगे? दो तीन रास्ते हैं। ये चुटकी में बजाने से समाधान नहीं होंगे, लेकिन पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है, और मुझे विश्वास है कि भारत की सरकार में वो ताकत है, नंबर एक। दूसरा, हम विकास का विकल्प देंगे। अप्रोच अगर हो जाती है तो नक्सलिज्म को जाना होगा, ये बात अब तय मानकर चलिए। तीसरी बात होती है कि सूचना तंत्र अगर हमारा सफल है तो वो हमसे नहीं लड़ सकते, क्योंकि बुलेट पावर हमेशा सरकार के पास ज़्यादा रहा है। चौथी बात यह है कि जब कभी उनके जो सपोर्टर जब कभी वो बैकफुट पर जाते हैं या पीछे हटने लगते हैं, तो महानगरों में एक सॉफ्ट माओसिस्ट आ गए हैं जो मानव अधिकार का झंडा लेकर, बाकी चीज़ों को लेकर उनको उतने समय के लिए ढाल बनाते हैं, युद्ध विराम के लिए दबाव बनाएंगे। ये अनुभव आपके सामने भी आया होगा। तो ये जो चौथा तरीका है, ये तरीका बहुत खतरनाक है, और इसलिए मुझे लगता है कि देखिए जब कभी एनकाउंटर होता है या जब कभी आमना सामना होता है तो सबको पता है कि वो भी ढाल बनाते हैं उन गरीबों को। और बाद में मैं मानता हूं कि अगर मान लो जैसे एक बार प्रकाश सिंह जी एक वो थे डीसी, उनका एक बयान मैंने पढ़ा है जब वो नौकरी में रहकर उन्होंने दिया था। ये कड़वा सच है कि आप मानकर चलिए कि 100 अगर घटनाएं होंगी तो 5 घटनाओं में गलती हो सकती है, लेकिन उन 5 को अगर सिंबल मान लिया जाएगा तो आप 95% कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। तो रास्ता क्या, बातचीत का विकल्प है? नहीं, बातचीत का विकल्प तो तभी हो सकता है जब वो लोकतंत्र पर विश्वास करें या हथियार डालें। ये हमारी सरकार ने साफ कहा है। हम इस मामले में ये बिल्कुल साफ है, या तो भारत के संविधान के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करें या और हथियार छोड़े। बातचीत के लिए तैयार है। हम तो शत्रु नहीं मानते। विचारधारा का मतभेद तो हो सकता है, लेकिन जो संविधान को चुनौती दे ऐसे लोगों के साथ कैसे बातचीत हो सकती है? तो कुछ तो कहीं तय होना होगा। तो सरकार ने उसमें अपनी मंशा बड़ी साफ की है। तो अभी जो प्रधानमंत्री का दौरा है जगदलपुर और उस इलाके में, क्या वहाँ पर भी ऐसा कोई संदेश है? मैं इसको बहुत अच्छा कदम मानता हूँ। क्या होता है कि पॉलिटिकल पर्सन को ही मूव करने पर ही वो डैमेज होते हैं। मैं बालाघाट का सांसद रहा हूँ, मैंने पैदल यात्रा की थी, हमारे एक आईजी थे PL पांडे जी, उनके साथ। क्या होता है जब आप जाते हैं, आप अपनी बात कहते हैं तो उसको पास आउट करने में उनको 1 साल लगता है। तो इसलिए मुझे लगता है और सारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको चाहिए कि वो उनका मूवमेंट ज़्यादा हो ऐसे क्षेत्रों में। खतरा है, मैं मानता हूँ,
खतरा हो सकता है, जान भी जा सकती है, बात सही है। लेकिन ये ऐसा आतंकवाद है जो विचारधारा के आवरण के साथ हम पर हमला करता है और वो ये दावा करता है कि हम हिंदुस्तान के ही लोग हैं और हम गरीब आदमी की और शोषण के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये जो गलतफहमी है इसको दूर करना है तो शोषण जहाँ है उसको दूर करिए। लेकिन ये बिल्कुल गलत साबित हुआ है। जब मैं बालाघाट में था तो हमने वो जंगल उनको आदिवासियों को दे दिए थे तो वो तैयार नहीं हुए, क्योंकि ये भी पैसा लेते हैं सरकारों से, ठेकेदारों से। तो ये चीज़ें एक्सपोज होनी चाहिए। चलिए इसके बाद आतंकवाद की बात कर लेते हैं, जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। पीडीपी के साथ जब से सरकार बनी है तब से विवाद है, खासकर वहाँ पर जो अलगाववादी संगठन है, पाकिस्तान का झंडा फहराना, पाकिस्तान जिंदाबाद, जबकि सरकार बीजेपी की है वहाँ कोalition में। क्या सरकार की जिम्मेवारी बनती है? देखिए, ये पहला ही दिन था, हमको पता है कि बिल्कुल नॉर्थ साउथ ग्रुप पोल है, इस आपको भी पता है, जो हमको भी पता है। लेकिन रिप्रेजेंटेशन जो वहाँ की जनता ने दिया है, जम्मू हमको दिया है, कश्मीर उनको दिया है, दोनों ने मिलकर सरकार बनाई है। दोनों विचारधारा की दृष्टि से बिल्कुल कोई मेल नहीं है, ये बनाते समय भी हमारे ध्यान में था। लेकिन राष्ट्र हित में उस सरकार में अगर हम विकास का काम कर सके, जैसे मैंने कहा ना कि आतंकवाद से लड़ने के लिए विकास के लिए आपको घुसना तो होगा। अगर हमने विकास कर दिया, विकास तो हर आदमी चाहता है। मैंने मजदूरों के बीच में लड़ाई लड़ी है, मैं 2 मामले वहाँ के बताऊँगा आपको। वहाँ मजदूरों का कोई कानून नहीं है, वहाँ कोई वेज नहीं चल सकता, कोई कानून लागू नहीं होता। मैंने कहा धारा 370 में मजदूरों को माफ़ कर दीजिए, अलग कर दीजिए, चलो उनका कानून तो लागू कर दो, वो तो मुसलमान है ना, वो तो हिंदू नहीं है, उनके लिए कर दीजिए। तो जहाँ पर एक कोल माइंस का मामला था, मैंने कहा क्यों 225 रुपये मिलते, क्यों 250 रुपये उनको नहीं मिलते बेच, वो तो मरने के लिए तैयार है, हो गया। मैंने कहा कि वहाँ खच्चर पर टैक्स लगता है 50,000 रुपये किसी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत, कल भी मैंने भाषण में कहा कि किसी को नहीं मिलता, लेकिन शिव कौड़ी में एक खच्चर पर 50,000 टैक्स लगता है। मैंने कहा उनको तो कार्बन क्रेडिट मिलनी चाहिए, तो उल्टा टैक्स लग रहा है, घट गया 30,000 हो गया। लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जब तक आप उसमें जाएंगे नहीं, जानकारियाँ नहीं होंगी, आप उस गरीब आदमी तक नहीं पहुँच सकते, उसको ये नहीं बता पाएंगे कि दिन अन्याय। वहाँ तो ये बताया जा रहा है कि भारत की सरकार आप पर अन्याय कर रही है। अब भारत की सरकार प्रधानमंत्री सड़क योजना का पैसा भेजती है, वहाँ 1 भी किलोमीटर नहीं बनता, वहाँ पर जितना भी पैसा जाता है वो पड़ा रहता है, उसका वो कोई उपयोग नहीं करते, मत परिवर्तन कर लेते हैं, हिसाब वो यहाँ पर स्टैंडिंग कमेटी में लाकर देते नहीं है। हमारी सरकार बनने के बाद कम से कम इस प्रक्रिया में बहुत तेजी आई है, ये बड़ी बात है, बड़ी सफलता है। नहीं, सरकार होने के बावजूद अलगाववादी संगठन हैं या जो भी विरोधी पक्ष हैं, जो पाकिस्तान के समर्थक हैं, उनके प्रति नरमी क्यों है? क्या बिल्कुल कोई नरमी नहीं है, लेकिन ये तय है कि सरकार लंबे समय न चले, वो समझ गए हैं अगर ये चल गई और विकास अगर गांव के आदमी तक पहुंच गया तो उनका खात्मा तय है। इसलिए आप ये तय मानकर चलिए। मैंने आपको 2 ही नाम लिए, ये तो हम सरकार के भी रखेंगे तो भी कुछ लोगों को हमारे खिलाफ वातावरण बनाना है, लेकिन अगर हमारी सरकार ये चल गई तो आप तय मानकर चलिए कि इनके जो दुष्प्रचार था कि भारत सरकार हमारे साथ अन्याय करती है या भेदभाव करती है, पता चलेगा कि सारा खजाना खाने वाले यही लोग थे। हम तो देते ही रहे, तुम्हें नहीं मिला, ये तय करोगे कौन है गुनहगार, ये साबित हो जाएगा। चलिए प्रहलाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, आपने वक्त निकाला। तो हमारे साथ थे नजरिया कार्यक्रम में प्रहलाद पटेल जी। अगले हफ्ते किसी और शख्सियत के साथ मिलेंगे इसी कार्यक्रम में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।